नमस्कार विद्यार्थियों। अंग्रेज़ों की भारत पर विजय इस विषय पर हम 8 व्याख्यान कर चुके हैं और यह 9वां व्याख्यान है। यदि विगत व्याख्यान की चर्चा हम करें तो उसमें हमने बक्सर का युद्ध जो कि 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, उस युद्ध के परिणाम किए थे और उसी व्याख्यान में हमने बक्सर के युद्ध का महत्व किया था राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सैनिक दृष्टिकोण से। और मीर जाफ़र की जो दूसरी बार ताजपोशी हुई उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। फरवरी 1765 5 फरवरी को मीर जाफ़र की जब मृत्यु होती है और उसके बाद में उसका पुत्र निज़ामुद्दौला नवाब बनता है, वो बातें हमने कल के व्याख्यान में की थी। और आप यह भी समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि निज़ामुद्दौला भी नितांत अयोग्य था, अंग्रेज़ों की कठपुतली शासक था। अब हम बात प्रारंभ करते हैं क्लाइव की दूसरी पारी, यानी कि क्लाइव भारत में दोबारा गवर्नर जनरल बन करके आता है। बंगाल के रेफरेंस से हम बातें कर रहे हैं, तो बंगाल की अवस्था जब दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई तो कंपनी के संचालकों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्लाइव को दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजना मुनासिब समझा। 3 मई 1765 को वह दोबारा बंगाल पहुंचा और बंगाल की तत्कालीन स्थिति को देखकर वह दंग रह गया। और उसका स्टेटमेंट जो विद्यार्थियों उस समय का है, वो आपको भी उसके बारे में मालूम होना चाहिए। वो लिखता है अपनी डायरी में, और जो अपने थॉट्स को, मैं केवल यह कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा शोषण का ऐसा दृश्य बंगाल के अतिरिक्त न किसी देश में देखा गया, न सुना गया और न इतने अन्यायपूर्ण तथा लालची ढंग से इतने लाभ प्राप्त किए गए। वह निज़ामुद्दौला को भी नवाब के रूप में देखकर प्रसन्न नहीं हुआ और उसके लिए वो कहता है काठ का उल्लू। विद्यार्थियों, आप भी जानते हैं कि क्लाइव जो यहाँ पर इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो लिख रहा है, क्लाइव स्वयं ही तो इन सब का जनक था। मतलब इससे ये जो बंगाल की स्थिति थी, जनक नहीं तो क्लाइव, मतलब इसके लिए पूरा भागीदार था इस स्थिति का। रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी कोई कम नहीं थी। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये शासक, ये एक काठ का उल्लू है। तो क्लाइव को भी तो काठ के उल्लू ही चाहिए थे। मीर कासिम जब अपनी मर्जी करता है तो वो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आता है। मीर जाफ़र उनके हाथों खेलता है तो वो उनको बहुत पसंद आता है। तो निज़ामुद्दौला भी ऐसा ही था। लेकिन क्लाइव का ये स्टेटमेंट क्लाइव के कारनामों के अनुरूप नहीं है, पर फिर भी दोबारा यह आया है तो देखते हैं कि क्या इसकी जो वर्किंग है उसमें कोई अंतर है। क्लाइव को अब दोबारा काम करने का अवसर मिला और उसने
कंपनी के बाहरी व आंतरिक मामलों में सुधार करना प्रारंभ कर दिया और इन सुधारों के लिए उसने बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट दोहरा शासन लागू किया। हम दोहरा शासन की बात करें उससे पहले इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं, क्योंकि क्लाइव ने आते ही जो सबसे पहला काम किया था इलाहाबाद की संधि का काम किया। क्लाइव दूसरी पारी में जब आता है तो पहले जैसी परिस्थितियां नहीं थी, काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी। बक्सर के युद्ध में मुग़ल सम्राट शाह आलम तथा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला कंपनी से पराजित तो हो गए थे, परंतु अभी तक उनसे कोई डील नहीं हो पाई थी। तो क्लाइव ने सबसे पहले इस समस्या की ओर ध्यान दिया। इंग्लैंड से रवाना होते समय डायरेक्टर्स ने क्लाइव को हिदायत दी थी कि भारत जाते ही वह मीर कासिम के साथ युद्ध करेगा और वो समस्या को डील करेगा, जो भी करे उसको डील करेगा। परंतु वह जो ही भारत पहुंचा उसने देखा कि यह काम तो मुनरो पहले ही कर चुका है। कल हमने जिक्र किया था ना विद्यार्थियों बक्सर की, तो वो पहले हो चुका था। अतः पराजित शक्तियों के साथ संधि करने का कार्य अब उसके सामने था। तो सबसे पहले वो संधि करता है अवध के नवाब के साथ 2 अगस्त 1765 को। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सहायक के रूप में पराजित होने वाला दूसरा व्यक्ति अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था। मुग़ल सम्राट ने उसको अपना वज़ीर भी अपॉइंट किया हुआ था। हालांकि मुग़ल सम्राट और शुजा-उद-दौला दोनों क्लाइव की उसकी यूँ कहें कि उसकी मुट्ठी में थे। अवध में अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। क्लाइव चाहता तो कलकत्ता से दिल्ली तक के प्रदेश पर वो अपना एक जो कहते हैं अपना सिक्का चला सकता था, हावी हो सकता था, परंतु उसने अपने क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक ही अपने आप को सीमित रखा और उनके वो जो पराजित शक्तियाँ हैं उनके साथ में संधि करना उचित समझा। सबसे पहले उसने शुजा-उद-दौला के साथ संधि की। यह इलाहाबाद की संधि कहलाती है। इस संधि के अंतर्गत निम्न शर्तें शुजा-उद-दौला को स्वीकार करनी पड़ी। पहला, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपया युद्ध के हर्जाने के रूप में देना स्वीकार कर लिया। दूसरा, नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले कंपनी को सौंप दिए। तीसरा, नवाब ने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। चौथा, चुनार भी अंग्रेज़ों को दे दिया। पांचवा, अंग्रेज़ों द्वारा मनोनीत बलवंत सिंह को नवाब ने बनारस का राजा स्वीकार कर लिया। नवाब ने अपने यहाँ एक अंग्रेजी सेना भी रखनी स्वीकार कर ली और उसके लिए 30,000 रुपया मंथली देना भी स्वीकार कर लिया। भविष्य में मीर कासिम को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देने का वचन दिया। ये जो भी कंडीशंस हुई तय, इन शर्तों के बदले क्लाइव ने अवध के सिवाय इलाहाबाद और कड़ा को वापस शुजा-उद-दौला यानी कि अवध के नवाब को लौटा दिए। इलाहाबाद का एरिया और कड़ा का एरिया ये उसने उसको दे दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में जो संधि होती है 9 अगस्त 1765 को। पहली जो संधि हुई है वो हुई है विद्यार्थियों 2 अगस्त 1765 को, और अब ये संधि हो गई शाह आलम के साथ में। अब ये जो शाह आलम की हम बात करें तो आप जानते हैं कि यह बक्सर के युद्ध से पूर्व भी नाम मात्र का सम्राट था।
वह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला पर आश्रित था, परंतु बक्सर में पराजित होकर वह पूर्णतः अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गया और अंग्रेज़ों ने उसे इलाहाबाद में रखा। अब अंग्रेज, क्योंकि उनके पास में भारत का जो सबसे बड़ा जो एक जिसका नाम है मुग़ल सम्राट, जो कि दिल्ली में मुग़लों के अधीन जो दिल्ली अभी मानी जा रही थी, अब वो मुग़ल सम्राट अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में है। इससे अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी। वे दिल्ली को भी अपने अधीन करने की सोचने लगे, परंतु क्लाइव सच्चे अर्थ में एक राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी गवर्नर था। वह सारी परिस्थितियों का भली भांति अध्ययन कर चुका था, अतः उसने शाह आलम के साथ में एक जो संधि करना उचित समझा और उसकी जो धाराएं हैं वो पहली, अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा लेकर क्लाइव ने शाह आलम को दे दिए। पहले जो इलाहाबाद और कड़ा उसने अवध के नवाब को दिए, उससे लेकर के शाह आलम को दे दिए। दूसरा, कंपनी ने मुग़ल सम्राट को 26 लाख प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में देना स्वीकार कर लिया। अब ये अंग्रेज़ों का पेंशनर हो गया। विद्यार्थियों, भारत का जो मुग़ल सम्राट था वो अंग्रेज़ों का पेंशनर हो गया, 26 लाख रुपए एनुअल। तीसरी जो धारा है, इन रियायतों के बदले मुग़ल सम्राट ने 12 अगस्त 1765 को एक फरमान निकालकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। और अंतिम धारा, अंग्रेज़ों को शाह आलम ने हैदराबाद के उत्तरी जो ज़िला है वो जागीर के रूप में दे दिया। ये विद्यार्थियों संधि हुई दो अलग शक्तियों से, अवध के नवाब से और उसके अलावा विद्यार्थियों संधि हुई मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। जहाँ तक बात है एक तीसरी शक्ति, वो जो कि मीर कासिम था, वो उसने अंग्रेज़ों के हाथों पड़ना और उनके समक्ष आना उचित नहीं समझा था। रोहिलखंड, मैंने कल बताया था कि वो रोहिलखंड की तरफ भाग गया था। फिर वो दिल्ली गया और इधर उधर भटकता रहा और कोई 10-12 साल जिया। 1777 में उसकी डेथ हो गई थी। अब विद्यार्थियों, हम करते हैं इलाहाबाद की संधि की समीक्षा। यह संधि भी अंग्रेज़ों को बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई। उपयुक्त संधि की शर्तों से स्पष्ट है कि नवाब शुजा-उद-दौला पूर्णतः कंपनी के प्रभाव में आ गया। अब तक अवध जो एक भयानक शत्रु के रूप में माना जाता था, वह अंग्रेज़ों का मित्र बन गया और यूँ कहें कि सबऑर्डिनेट बन गया। क्लाइव चाहता तो वो उस समय अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला सकता था, जैसा कि वेंसिटार्ट ने चाहा था, परंतु अवध को कंपनी के प्रभुत्व में न लाकर क्लाइव ने फिर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। यदि अवध उस समय अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता तो अंग्रेज़ों को मराठा व रुहेलों से खतरा उत्पन्न हो सकता था और होता निश्चित रूप से, क्योंकि यूँ समझें कि एक बफर स्टेट था। इसके अलावा शुजा-उद-दौला भी अंग्रेज़ों का शत्रु बन जाता है। वह मराठों की सहायता से भविष्य में कोई संकट भी उत्पन्न कर सकता था। अपने पत्र द्वारा क्लाइव ने जो डायरेक्टर्स को जो समझाने का प्रयास किया, वो लिखता है कि जो जैसा वो प्रयास करता है कि अपने अधीनस्थ क्षेत्र के विस्तार के लिए अभी आतुर नहीं होना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ और शुजा-उद-दौला यानी कि अवध
परस्पर मित्र बन गए और चिरकाल तक मित्रता अवध ने निभाई। अवध के मित्र बन जाने से पश्चिम में बंगाल की सीमा सुरक्षित हो गई। पश्चिम यानी जो बंगाल का पश्चिम था। इसलिए इस संधि के विषय में रेमजे म्यूर ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा है कि अब अवध के साथ मित्रता रखना अंग्रेजों की स्थायी नीति बन गई, जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक पूर्ण बाधा थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्लाइव ने अवध सुजाउदौला को लौटाकर पश्चिम में अपने व मराठों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य बना लिया, यानी कि बफर स्टेट। बफर स्टेट विद्यार्थियों, मैंने वैसे पहले बताया है आपको, बफर स्टेट वो स्टेट होती है जो दो बड़ी स्टेट्स के बीच में एक छोटी स्टेट हो। जैसे हमारे यहाँ अभी वर्तमान की यदि विद्यार्थियों हम बात करें तो दो बड़े देश हैं, भारत और चीन, लेकिन इनके बीच में एक छोटा देश आ जाता है, नेपाल। तो नेपाल हमारे लिए बफर स्टेट है, नेपाल चीन के लिए भी बफर स्टेट है। तो ऐसे ही अवध अब जो है मराठों और अंग्रेजों के बीच में बफर स्टेट बन गया। P.E. रॉबर्ट्स लिखता है कि अवध के साथ की गई यह संधि क्लाइव के जो राजनीतिक कार्य थे उनमें बहुत बड़ी दीर्घजीवी सिद्ध हुई। 1857 की क्रांति तक अवध, जबकि लॉर्ड डलहौजी ने इसे इसका यूँ कहें कि साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य में इसका विलय नहीं कर लिया, तब तक यह एक बफर स्टेट के रूप में रहा। इसी प्रकार क्लाइव ने भगोड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि करके भी कुशलता का परिचय दिया। उसने बिना किसी उत्तरदायित्व के दिल्ली पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य था। मुगल सम्राट मराठों के प्रभाव से निकलकर कंपनी के प्रभाव में आ गया। डॉडवेल ने क्लाइव द्वारा किए गए शाह आलम के प्रति व्यवहार को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बताया है। उसने लिखा है कि क्लाइव ने उस उत्तरदायित्व को लेना उचित नहीं समझा जो चारनोक ने लिया था। एक अंग्रेज अधिकारी की बात कर रहे हैं ये। और P.E. रॉबर्ट्स भी लिखता है कि बादशाह के साथ किया गया यह समझौता क्लाइव की कुशलता का परिणाम था। अतः विद्यार्थियों, ध्यान रहे, इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों के लिए हर प्रकार से हितकारी सिद्ध हुई। इसने कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ बना दिया और ये बिल्कुल जो है ना, यहाँ से कंपनी मजबूत हो गई एकदम से। फिर भी कुछ इतिहासकार आलोचना करते हैं। सर आयरकूट ने इस संधि की आलोचना भी की है, लेकिन इस संधि की प्रशंसा करने वालों के जो तर्क हैं वो काफ़ी वजनदार हैं। अब हम क्लाइव को अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम इसकी चर्चा करें। देखिए, क्लाइव जब है ये यहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट होता है, भारत में उस समय इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी। उस समय इंग्लैंड के कम व्यक्ति ही भारत में आने की रुचि रखते थे और क्लाइव का जो चाइल्डहुड है, यानी कि उसका जो बचपन है और उसके बाद का जो समय है जवानी का, जब वो इंग्लैंड में था तो वो एक उद्दंड था और वो जिसको कहते हैं आवारागर्दी टाइप का लड़का था। पिताजी जो उसके फादर थे वो इसकी उद्दंडता से बहुत परेशान थे, क्योंकि रोज़ शिकायतें पहुंचती थी और क्लाइव लड़ता झगड़ता बहुत था। तो इसी से निराश होकर उसके पिताजी ने उसको भारत
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उधर भेज दिया। और उस समय और कोई आना नहीं चाहता था और क्लाइव यहाँ पर आ जाता है। क्लाइव के भारत आने के समय तक कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी भारतीय नवाबों के नाम से मतलब विख्यात नहीं हुए थे। बाद में क्या है कि वहाँ इनकी जो समृद्धि है वो उसको देख कर के लोग कहने लगे इंग्लैंड में। इस कारण क्लाइव को भारत में आसानी से 1742 में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई, क्योंकि उस समय कोई आना नहीं चाहता था और उस समय तक अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधिकारी कर्मचारी इतने मालामाल नहीं हुए थे। मैंने कहा ना कि भारतीय नवाब कहा जाता था इंग्लैंड में, तो वो बात तभी तक वो जो जुमला है इंग्लैंड में अभी चला नहीं था। तो यहाँ ये क्लर्क की जॉब मिलती है। 1744 में मद्रास जाता है और लेकिन ये जो लड़का है इसके लड़ाकू प्रवृत्ति का, इसको क्लर्क की नौकरी रास नहीं आती है और एक बार तो वो आत्महत्या करने का प्रयास करता है। आप एक पिस्टल लेकर के अपने सिर को मतलब निशाना बनाता है, लेकिन वो गोली जो है उसके सिर पे नहीं लगती किसी कारणवश और बच जाता है। तब उसको एहसास होता है अपने आप में कि वो उसका जो जीवन बच गया शायद उसके द्वारा कोई बड़ा कार्य होना है। और क्लाइव का यह सोचना सही भी निकला। जब वह मद्रास में क्लर्क के पद पर कार्य कर रहा था तो कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गए थे। फ्रांसीसी व अंग्रेज़ों ने यहाँ के देसी राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। कर्नाटक का नवाब दोस्त अली का जो है देहांत हो चुका था 1748 में। उसकी मृत्यु के उपरांत अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना, पर जनता दोस्त अली के दामाद चंदा साहब को नवाब बनाना चाहती थी। फ्रांसीसियों की सहायता से चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया, परंतु कर्नाटक के दूसरे युद्ध के अंतराल में क्लाइव ने अर्काट के घेरे में अपनी वीरता और दूरदर्शिता का परिचय देकर कर्नाटक का तो भाग्य पलटा ही, पर साथ में उसने अपना भाग्य भी पलट लिया। अब वह क्लर्क से सीधा सेना में कैप्टन हो गया। अंग्रेज़ों के भारत से उखड़ते पाँव को उसने जमा दिया और यहाँ से क्लाइव का एक महत्वाकांक्षी जीवन प्रारंभ होता है। 1754 में वो इंग्लैंड चला जाता है। 1754 में जब इंग्लैंड लौटा तो उसका बहुत सम्मान हुआ, क्योंकि उसने इंग्लैंड का जो एक चिर प्रतिद्वंदी था फ्रांस, उसके अगेंस्ट वो लड़ा था। तो इस बार क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको भारत में अंग्रेजी सेना का सेनापति बनाकर भेज दिया और उसने भारत पहुंचते ही मराठों के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, घेरिया नामक स्थान पर। और 23 जून 1757 को अपनी कूटनीति से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में पराजित कर दिया। विद्यार्थियों, 1757 से लेके 1760 तक वह बंगाल का गवर्नर रहा और बंगाल की स्थिति में बहुत बड़े परिवर्तन आए। तो ये जो एकदम से कंपनी यहाँ पर जो जंप लेती है, वो इसके पीछे क्लाइव था। फिर हमने आज पढ़ा कि 1760 में वो लौट गया और फिर वापस 1765 में आता है और यहाँ आकर के इलाहाबाद की संधि जो है उसके द्वारा संपन्न की जाती है और जिसमें मुग़ल सम्राट शाह आलम भी है, उस संधि में शुजा-उद-दौला भी है। इस संधि के माध्यम से उसने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति का एक बड़ा अच्छा परिचय दिया। अब जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि शाह आलम जो कि मुग़ल सम्राट था, अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गया। अवध का नवाब अंग्रेज़ों का मित्र बन गया और अंग्रेज़ों की सैनिक शक्ति पर अवलंबित हो गया।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए। इस समय तक रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी को बंगाल में नवाबों का निर्माता यानी कि किंग मेकर, बंगाल का वास्तविक जो ताकत बना दिया। परंतु बंगाल निरंतर नवाबों के परिवर्तन तथा उन्हें सत्ताहीन बनाने से अराजकता का केंद्र भी बन गया। इससे बंगाल की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो दयनीय हो गई। इस कारण 1765 में क्लाइव ने बंगाल में आकर कई प्रशासनिक सुधार किए और उन्हीं प्रशासनिक सुधारों में से एक दोहरा शासन प्रबंध, जिसकी चर्चा विद्यार्थियों हम कल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।